नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हमारे नए शासक देश की राजधानी दिल्ली को एक नया चेहरा देना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पुराना इतिहास मिटाते हुए वो अपना इतिहास बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये फैसला लिया है, जो कि उन्होंने 2019 में ये फैसला लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से उससे दूरी बनाते हुए एक तरह का क्लियरेंस दे दिया है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके साथ मोदी सरकार आगे बढ़ सकती है। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, राजपथ से लेकर इंडिया गेट तक उसको दोबारा विकसित किया जाएगा। और इस कड़ी में, इस विकास की कड़ी में कितनी इमारतें धराशायी होंगी वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन देश के जाने माने आर्किटेक्ट्स से लेकर, इतिहासकारों से लेकर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट से लेकर और सबसे ज़्यादा आम नागरिक, क्योंकि जो शहर होते हैं वो आम लोगों के होते हैं, वो सिर्फ सरकारों के नहीं होते। सिर्फ सरकारों को शहरों का चेहरा बदलने, इमारतों का चेहरा बदलने, इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक आम लोगों का होता है एक लोकतंत्र में। मैं आपको ये भी उदाहरण दूंगी कि कैसे दो अलग अलग जो देश हैं जिनको मैंने अपनी नज़र से देखा, कैसे मैंने वहाँ देखा कि जो राजा हैं या जो नेता हैं वो अपनी सनक की वजह से कैसे बिल्कुल बेतरतीब तरीके से एक ऐसी चीज़ जिसका कोई लॉजिक ना हो, कोई दलील ना हो, 20,000 करोड़, 2, 4, 600 करोड़ की बात नहीं है, 20,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो नरेंद्र मोदी सरकार इतना पैसा खर्च करने को तैयार हो रही है ताकि 2022 तक, जबकि 75वीं जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हों, तब ये त्रिकोणीय आकार का संसद भवन हमें मिल जाए। मैं इस मुद्दे पर दो खास मेहमानों से बातचीत करूंगी। नीरा चंडोक, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और साथ ही अनुज श्रीवास्तव, आर्किटेक्ट हैं, उनसे भी हम दोनों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री को इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत नया घर मिलेगा, उन्हें नया दफ्तर मिलेगा, और सबसे बड़ी बात जो है वो कितनी इमारतें ढाई जाएंगी, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इन इमारतों को ढाए जाने की जो ज़रूरत है, जो इनका लॉजिक है, वो सबसे पहले इस हमारी पूरी समझ से बाहर है, एक इंसानी समझ से बाहर है। आप ये देखिए कि जो प्लानिंग है अभी तक कि किस किस चीज़ को डिमोलिश किया जाएगा, उसमें इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, शास्त्री भवन, कृषि भवन, विज्ञान भवन, जवाहर भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, रक्षा भवन, वाइस प्रेसिडेंट का घर, इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, ये तमाम चीज़ें ढाई जाएंगी। और भी इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या जो हमारी पार्लियामेंट की जो इतनी शानदार बिल्डिंग है, जिसे कि आर्किटेक्ट का शाहकार भी कहा जाता है, उसको बचाया जा सकेगा या उसको शिफ्ट किया जाएगा, उसको लेकर अभी खास क्लैरिटी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि तमाम एक दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें अलोकतांत्रिक तरीके से सारे फैसले किए जा रहे हैं कि हमें अभी तक इस बारे में नहीं मालूम, ये बिल्कुल आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग लॉकडाउन की वजह से जो शिकार हुए, इकोनॉमी की जो कितनी बुरी हालत हुई, इन सब का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन 20,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक सनक को पूरा करने के लिए, जाया करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। दो मैं देशों का आपको एग्जाम्पल देना चाहती थी जहां मैं गई हूं, बहुत सारे देशों के अलावा कजाकिस्तान का मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल देना चाहती हूं। कजाकिस्तान, जहां के राष्ट्रपति रहे नजरबायेव नूर सुल्तान, उन्होंने अलमाटी वहां की राजधानी हुआ करता था, और उन्होंने फैसला लिया अचानक कि उसकी जगह एक नया शहर, एक बिल्कुल नया, बिल्कुल क्षेत्रीय इलाका था जहां इतनी कड़ाकड़ी की ठंड पड़ती थी कि मुझे बताया गया कि वहां 2 स्कूलों के बीच पहुंचने के लिए, कि घर से स्कूल पहुंचने के लिए जो माँ बाप थे वो रस्सी बांध दिया करते थे। यानी इतनी बर्फ पड़ती है, इतना कम वहां टेम्परेचर रहता है, उस जगह जाकर उन्होंने एक नया बिल्कुल शहर बना दिया अपनी सनक को पूरा करने के लिए। और अब जो नए राष्ट्रपति बने, उन्होंने अस्ताना जो शहर था, जो राजधानी थी नई, उसका नाम नूर सुल्तान रख दिया। यानी कि राष्ट्रपति के, पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर ही जो है उन्होंने चमचागिरी जिसे कहते हैं उसके तहत उसका नाम रख दिया। अब आप वहां जाएं, अगर जो नूर सुल्तान हो चुका है, अस्ताना जो शहर था, वो वहां पर आप राष्ट्रपति के जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उनके हाथों को आप महसूस कर सकते हैं। तो उनके फिंगरप्रिंट्स पे भी हाथ रख के महसूस आप कर सकते हैं कि कैसे रहे होंगे जो नजरबायेव नूर सुल्तान थे। और दूसरी तरफ एक उदाहरण यूके का भी देना चाहती हूँ, बहुत सारी अलग जो डेमोक्रेसीज हैं उनके अलावा, कि वहाँ जो नेशनल रेल है, जो रेल है ब्रिटिश रेल, उसको जब नेशनलाइज करने की बात की गई तो उस पर भी वहाँ पब्लिक की राय ली गई। यानी छोटे से लेकर बड़े बड़े फैसलों तक लोकतंत्र जो होते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से फैसले करते हैं। तो अब इस कार्यक्रम में हम चर्चा इस बात पर करेंगे इन दोनों खास मेहमानों से कि कैसे आर्किटेक्चर के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से, या फिर कॉमन सेंस के हिसाब से, सिर्फ कॉमन सेंस के हिसाब से
क्यों ये फैसला जायज नहीं है, ठीक नहीं है। और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। जानी मानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर नीरा चंडोक मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अनुज श्रीवास्तव, सेना से रिटायर हो चुके हैं और साथ ही आर्किटेक्ट हैं। द वायर पर आपने उनके आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, खासकर ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसको लेकर काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी रखते हैं। इन दोनों मेहमानों के जरिए इसको समझेंगे कैसे कहा जा रहा है कि एक आर्किटेक्चरल डिजास्टर भी है और साथ ही इतिहास बनाने के नाम पर हमसे बहुत कुछ हमारा इतिहास छीना जा रहा है। क्यों ऐसा माना जा रहा है? मैं खासकर नीरा चंडोक जी से ही जानने की कोशिश करूंगी कि क्या जो नई विचारधारा की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या उनको अपना इतिहास बनाने की इजाजत नहीं, अगर इसको इतिहास भी मान लिया जाए कि बनाया जा रहा है, और आर्किटेक्चर के हिसाब से जब तक छेड़छाड़ न की जाए पुराने ढांचों से कैसे नए ढांचे बनाए जाएंगे। अनुज श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है कि सब कुछ लीगल है, वैलिड है, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ है, हालांकि एक जज साहब ने जरूर कहा कि लैंड यूज को लेकर उनको समस्या है, एक आर्किटेक्ट होने के नाते आप क्यों नए जो आर्किटेक्ट्स हैं और जो नए विचार हैं उनको 21वीं सदी में जगह क्यों नहीं देना चाहते? देखिए, विचार और इमारतों दोनों की जगह होगी नई सदी में, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि अगर हम अपनी हेरिटेज को या अपने हिस्ट्री भूल जाएं तो बहुत गलत होगा। जहां तक पार्लियामेंट का सवाल आता है, ये टेम्पल मंदिर है डेमोक्रेसी का, जैसा कि आप जानती हैं, और यहाँ पर एक जिसे हम कहते हैं लिविंग हिस्ट्री बनाई गई है यहाँ पर। तो और ये पूरा जो प्रोजेक्ट की नेसेसिटी है ये शुरू होती है पार्लियामेंट के नए पार्लियामेंट की जरूरत के लिए। नाउ जो अभी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, हमने स्टडीज कैरी आउट की है। वायर में आपने आर्टिकल के बारे में बात किया, मैंने दीपिका के साथ अपने आर्टिकल भी लिखा हुआ है। हम लोग ने एक स्टडी कैरी आउट की थी बेस्ड कई सारी हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर किताबों हैं, उसके ऊपर हमने प्लान सुपर इम्पोज करके देखा कि उसमें बहुत एडिक्वेट सीटिंग है 800 के तकरीबन मेंबर को सीट करने के लिए। और जैसे कि आपने देखा अभी कोविड में मेंबर्स अगर विजिटर्स गैलरी में भी आ रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं। दूसरी चीज जो ये डिलिमिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में, डिलिमिटेशन अभी हुआ नहीं है। आपको पता है कि जनसंख्या जो है हमारी 2061 में जो है डिक्लाइन होने लगेगी, फर्टिलिटी रेट्स अभी से घटना शुरू हो गए। आपने शायद लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी होंगी। लेकिन अगर हम डिलिमिटेशन के बारे में बात करें, अगर इसमें 800-900 मेंबर्स भी आ जाते हैं तो इसमें आसानी से अकोमोडेट किया जा सकते हैं, सेम फर्नीचर के साथ नहीं, सेम इक्विपमेंट के साथ नहीं, बट डेफिनेटली। और ये सारे पार्लियामेंट्स में किया जाता है। कोई भी पार्लियामेंट ऐसा नहीं बना है जो अपने पुराने पार्लियामेंट की बिल्डिंग को अबेंडन करके जो है नया पार्लियामेंट उससे 4 गुना उसके 60 मीटर दूर बनाना शुरू कर दें कि ये पार्लियामेंट जो है बिल्कुल। जहां तक हरी झंडी का सवाल है अरफा जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा इस चीज के बारे में। इसमें एक्चुअली अभी जो है इसको रेफर किया गया है हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी को। अगर आप दिल्ली के यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 को पढ़ें तो उसमें एनेक्सर 2 में हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की बहुत ही अहम रोल दिया गया है उसमें, हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी को। और ये भी लिखा गया है लास्ट में कि अगर हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की डिसीजन जो है फाइनल होगी, मतलब अगर मान लीजिए उसको एनडीएमसी या चेयरमैन डीडीए ने वापस भी भेज दिया तो वो फाइनल समझी जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस जजमेंट में अगर आप देखिए तो मेजॉरिटी जजमेंट में भी यही बोला हुआ है कि ये जो है वापस हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी को देखा जाएगा। अब ये देखना है कि हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी कौन कौन से इश्यूज को एग्जामिन करती है। आपको ये भी देखना होगा कि सारे जी, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ वापस आऊंगी। मैं प्रोफेसर नीरा चंडोक को बहस में शामिल करना चाहती हूँ। प्रोफेसर नीरा चंडोक, इसमें बात कह रहे हैं अभी अनुज श्रीवास्तव जी के 800 के आसपास लोग आ जाएंगे। यहाँ बात हो रही है जो हमें बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट, इसमें 1224 लोग बैठ सकेंगे एक बार में, और जो दलीलें उस तरफ से दी जा रही हैं उसमें ये भी है कि किस तरह से नाकाफी है अभी जितना हमारे पास स्ट्रक्चर है, और प्रदूषण के हिसाब से भी ज्यादा बेहतरीन होगा। और जाहिर है दिमाग में ये तो है ही कि नए दौर की सरकार है, नए दौर की पार्टी है, तो नए तरीके से अपना इतिहास हम खुद बनाएंगे। हालांकि
अगर आर्किटेक्चर के हिसाब से देखा जाए तो मैं खुद देखकर आई हूँ, जो साबरमती रिवर फ्रंट बनाया है वो कहीं से भी उसे खूबसूरत और सुंदर तो नहीं कहा जा सकता। उसी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है, अहमदाबाद एचपीसी डिजाइन को। तो थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि शायद उतना अच्छा ना बन पाए, क्योंकि इससे कम से कम हौसला अफजाई तो नहीं होती है ये साबरमती रिवर फ्रंट को देखकर कि हमारी जो लटियंस दिल्ली है उसकी ये हालत होगी। इसको एक तरफ को अगर रख भी दे, मैं आपका पीस पढ़ रही थी, आपका आर्टिकल पढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत जज्बाती अप्रोच है आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर। जो इमारतें हैं उनको लेकर जज्बाती क्यों हुआ जाए? देखिए, देर आर टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, दो अंतर हैं पहले के सत्ताओं में और अब की डेमोक्रेसी में। राजा महाराजों ने हमेशा ही अपना छाप छोड़ना चाहा। ये पावर का एक वैनिटी है, उनके दिमाग है कि हमारी मेमोरी रहे। तो मोहम्मद बिन तुगलक तो हमने सबने पढ़ा था स्कूल में, जिन्होंने कहा था कि मैं एक नया दिल्ली बनाऊंगा, एक नया इतिहास। और कितनी ट्रेजेडी, कितने लोग मर गए थे दिल्ली से तुगलकाबाद पहुंचते पहुंचते, और वो काम ही नहीं करा। तो हर राजा महाराजा की एक वैनिटी होती है कि हम स्पेस के ऊपर, क्योंकि स्पेस और प्लेस में बहुत फर्क है। स्पेस को हम सोशल साइंसेज में कहते हैं इट्स अ स्पेशल फिक्स, वो पावर की एक प्रतिमा है। डेमोक्रेसी में अलग बात है। डेमोक्रेसी में ये लोग राजा नहीं है, जनता राजा है ना, पॉपुलर सॉवरेनिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब कुछ लोगों को, एक पार्टी को सत्ता मिली है, उनको भी 37.7% लोगों ने, इलेक्टोरेट ने वोट करा है। बाकी लोगों ने बीजेपी के लिए नहीं वोट करा, जो वोट कर सकते हैं। अब वो चाहते हैं हम नक्शाई बदल दें, और ये वो पार्टी है जिसके जो काडर है आरएसएस या हिंदू महासभा, उन्होंने कभी भी स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। अब ये जो पार्लियामेंट है, इससे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। ये हमारा शहर है, हमारा कैपिटल है, हमारा स्पेस है। अब वो चाहते हैं कि इसको हम अलग करके हम एक नया ज्योग्राफी, एक नया हिस्ट्री बनाएं। इनको किसने हक दिया है? लिमिट क्या है पावर के ऊपर कि आप हमारी पार्लियामेंट ही उड़ा दो? वही पार्लियामेंट जहां पर 14 अगस्त की और 15 अगस्त की रात को जवाहरलाल नेहरू ने अपना फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच कर दी थी। और फाइनली आई एम इन फ्रंट ऑफ एन आर्किटेक्ट, पर जब लटियंस ने दिल्ली को बनाया था, प्लान आउट करा था, आप ग्रैंडियर देखिए, मैजेस्टी देखिए। उन्होंने ऐसे प्लान करा था कि जितनी भी पुरानी इमारतें हैं वो आपकी स्वीप में होंगी। इट इज सच अ ग्रैंड, ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, मुझे तो इट्स लाइक अ फेल्ड सूफले, इट्स लाइक अ पडल। इसमें तो कोई कैरेक्टर है, ना कोई इतिहास है। पर ये लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा इतिहास अभी तक हो वो अलग हो जाए, खासकर फ्रीडम स्ट्रगल से, और हम एक नया इतिहास बनाए। अब ऐसे तो इतिहास नहीं बनते हैं। एंड आई थिंक इनको मोहम्मद बिन तुगलक की ना, दे शुड बी रिमाइंडेड कि क्या किया था उसने लोगों के साथ। तो दिस इज डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। ताजमहल बना था, कितने लोग मर गए, कितने लोगों के हाथ काटे गए, वो तो एक फ्यूडल रेजिम की बात है। डेमोक्रेसी की बात है, हमें चाहिए अपना सेंट्रल विस्टा। अब उसको आप हटा करके कुछ और ही बना रहे हैं। आपको किसने हक दिया ये सब करने को? अभी जी हाँ, और इसके अलावा बहुत सारे गंभीर सवाल है कि एक ऐसे बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं जहां की सरकार नंबर्स, हमें संख्या भी नहीं बताना चाहती है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि वो कितने लोग परेशान हुए एक बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से किए गए फैसले की बुनियाद पर। लेकिन मैं अनु श्रीवास्तव जी की तरफ आना चाहती हूँ। अनु जी, मेरे पास दो यहाँ पर उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। एक उदाहरण है कजाकिस्तान का, जहां कुछ साल पहले मैं गई थी और मैंने देखा कि कैसे एक राजा की, चाहे वो कितना भी लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया व्यक्ति हो, उसकी एक सनक की वजह से बाकायदा बिल्कुल बर्फ के बीचों बीच इतनी गंभीर, इतना ज्यादा ठंड के बिल्कुल ज्योग्राफी में ले जाकर अस्ताना शहर बनाया गया। और अब उस अस्ताना शहर का नाम अस्ताना भी नहीं है, उसका शहर का नाम नजरबाइब नूर सुल्तान के नाम पे उसे नूर सुल्तान ही कह दिया जाएगा। अब तो कैपिटल का नाम भी वही है जो नेता का नाम है। दूसरा एग्जाम्पल है इंग्लैंड का हमारे सामने कि कैसे इंग्लैंड में जब प्राइवेट हाथों में देने की बारी आई
जब जिक्र हुआ कि मेट्रो रेल को प्राइवेट हाथ में दिया जाए, उस पर भी एक नेशनल सर्वे कराया गया कि क्या इंग्लैंड की जनता ये चाहती है ऐसा कराया जाए या नहीं, जबकि बहुत कोई बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं थी। तो एक तरफ कजाकिस्तान और दूसरी तरफ हमारे पास इंग्लैंड है। इस सबके बीच में नरेंद्र मोदी, उनकी जो अलोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक रवैया है, या उनकी वो राजाओं जैसी जो सनक है, जिसमें पार्लियामेंट बिल्डिंग का उन्होंने भूमि पूजन किया, तो उसमें भी आप देखिए कि जो वो फाउंडिंग जो स्टोन था, उसमें प्रधानमंत्री का नाम कहीं बड़ा लिखा गया था पार्लियामेंट से ज्यादा। तो उससे पता चलता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। राष्ट्रपति भी नहीं थे वहां, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे। क्या लोकतांत्रिक जो समाज हैं, उन्हें किस तरह से कदम उठाना चाहिए? अदालत ने कह दिया ठीक है आप बना लीजिए। यहाँ नीरा चंडोक जी कह रही हैं कि शहर जो होते हैं, जो समाज होते हैं, वो नेताओं के नहीं लोगों के होते हैं। तो कैसे वो लोग ये बताएंगे कि वो ये नहीं चाहते? अरफा जी, इसमें मैं अगेन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 611 पेज का है, तो इसको पढ़ते पढ़ते हम कल से जो है लगे हुए हैं, हमारे कई सारे साथी हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हम लोग पॉलिटिकल तो हम नहीं कह सकते, दो वी आर कॉल्ड पॉलिटिकल। कई लोग हम लोग को बोलते हैं कि आप पॉलिटिकली इस मोटिवेटेड हैं इस प्रोजेक्ट को अपोज करते हुए, बट हमारे साथ मैं कह सकता हूं कि जितने लोग इसके पीछे हैं, इस प्रोजेक्ट को अपोज करने के पीछे, हम सब एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। हमारा एक रुचि है बिल्ट एनवायरनमेंट के प्रति। हम लोग सब वहां पर साइकिल कर चुके हैं, पैदल टहल चुका हूं, मैं खुद वहां पर साइकिल चलाता था काफी नोएडा वगैरह से, तो इसलिए मुझे पता है कि उस इलाके की खूबसूरती क्या है। लुटियंस ने डिजाइन किया, कजाकिस्तान में गया नहीं हूँ, आशा है कि किसी दिन मौका मिलेगा। लंदन भी नहीं गया हूँ, बट लंदन के बारे में पढ़ा बहुत सारा है, और मैं मान के चलता हूँ कि हर एक कैपिटल सिटी का अपना कैरेक्टर होता है। दिल्ली का भी अपना कैरेक्टर होता है। कोई आदमी बोलता है कि ये ब्रिटिश राज का बनाई हुई चीज है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, हमने इसको अपनाया है। विजय चौक के साथ हमारी जो सेंटिमेंट्स हैं वो इंडियन है, वो ब्रिटिश नहीं है। जो इंडिया गेट के साथ सेंटिमेंट्स हैं, मैं फौज में रह चुका हूं, इंडिया गेट में जो सेंटिमेंट्स हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम आज के तारीख में भी जब रिपब्लिक डे परेड देखते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम लोगों का ये सब चीजें जो हैं हमारे बिल्कुल रग रग से हिंदुस्तानी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लुटियंस ने कुछ ऐसा किया। कई सारी बिल्डिंग्स जो हैं बनाई गई हैं विदेशियों से, कई सारे आर्किटेक्ट्स हैं जो विदेश से आके सेटल किए। आप स्टाइन को देखिए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को देखिए, कई सारे इंडियन आर्किटेक्ट्स ने भी बहुत बढ़िया काम किया, कई सारे फॉरेन आर्किटेक्ट्स ने भी बढ़िया काम किया। आर्किटेक्ट की कोई वैसे नेशनैलिटी नहीं होती है, हम मान के चलते हैं कि आर्किटेक्ट कोई नेशनैलिटी नहीं होती है। लुटियंस के राइटिंग्स थोड़े बिगेटेड थे, थोड़े कंट्रोवर्शियल थे, बट होम तौर की अगर आप हिस्ट्री स्टडी कीजिए, उसके व्यूज से आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली जो बिल्डिंग बनाई वो इंडियन इन कैरेक्टर थी। जो ये पार्लियामेंट है, ये 64 योगिनी टेम्पल के ऊपर जो है इंस्पायर किया हुआ। वो गए थे वहां, नहीं गए थे, इंस्पायर हुए थे, नहीं हुए थे, एंड रिजल्ट तो ये है। आप 64 योगिनी का टेम्पल देखिए और इसको देखिए, दोनों जो है एक जैसे हैं। अभी जो बिल्डिंग बनी है उसके बारे में, डिजाइन के बारे में हम लोग मैं रिफ्रेन करूंगा कमेंट करते हुए। आपने कमेंट कई सारे ट्विटर में भी पढ़े होंगे, उसकी बहुत मतलब और बहुत सारी जो है उसकी क्रिटिसिज्म आ रही है, उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा जो आपके पास एग्जिस्ट, खुलकर बोलिए। आपकी जो ट्विटर वाले लोग हो सकता है हमारे यहाँ मौजूद ना हो, आप खुलकर बोलिए। नहीं, मैं भी बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग, मैं बार बार इसी पे आऊंगा कि इसको एडेप्टिव रीयूज विजिटर्स गैलरी के साथ अगर मिला के करेंगे तो 100% मैं कह सकता हूँ। और ये जो स्टडीज इन्होंने प्रोड्यूस की है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में अगर बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के की मैंडेट भी जो है ना, जुडिशियल रिव्यू, अगर आप पढ़िएगा इस जजमेंट को, बहुत खूबसूरती से लिखा है। अगर आप डिस्पैशनेटली को पढ़िएगा तो इन्होंने बोला है कि भाई हम गवर्नमेंट के एक्शंस को, हर एक एक्शन को रिव्यू नहीं कर सकते, हर एक एग्जीक्यूटिव एक्शन गवर्नमेंट का हम हर एक एक्शन को रिव्यू नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो ये नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट ने इसको, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 165 में कहा है, जुडिशियल रिव्यू इज नेवर मेंट टू वेंचर इनटू द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयरबाय एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ अ डिसीजन। सो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन को नहीं एंडोर्स कर रहा है। आजकल टीवी चैनल पे कई सारे हमारे साथी लोग भी आ रहे हैं, हमारे जो लोग इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट करने का तरीका है तो सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। नहीं,
हरी झंडी नहीं दी, उन्होंने बोला है। हम्म। और जस्टिस खन्ना ने तो और इलैबोरेट किया है कि हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की पहले मास्टर प्लान से चेंज से पहले भी जो है हेरिटेज कंजर्वेशन तो कमेटी को, यानी भाई यानी मैं अगर उन्होंने ठीक कहा समझ है, रही हूँ तो उन्होंने आप ये कह रहे हैं कि सरकार एक, के एक, इस फैसले से अपनी दूरी बना के रखी है, अपनी दूरी बनाई है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने वैसे ही कहा है, जी। उन्होंने एग्जामिन किया है, बट उन्होंने कहा है कि पावर हमारी लिमिटेड है, मतलब हम ये नहीं कह सकते। और दूसरी चीज ये है, कई सारे ऐसे डायमेंशंस होते हैं जो अगर वो लोग कोर्ट के सामने पेश करते थे, जैसे उन्होंने एक एफिडेविट में स्टेट कर दिया कि सेंट्रल विस्टा प्रेसिंग जो है बस वो लॉन्स हैं, चार छह लॉन्स जो हैं, वो एक डायग्राम लगा के किसी अधिकारी ने उसको साइन करके दे दिया कि यही है सेंट्रल विस्टा प्रेसिंग। क्या वो 4-6 लॉन जो है सेंट्रल विस्टा प्रेसिंग है? ऐसे तो हो ही नीरा नहीं सकता। चंदोक आप जी की तरफ मैं वापस जाती हूँ। जी हाँ, नीरा चंदोक जी अभी कह रहे थे अनु श्रीवास्तव जी के कैसे जो इंडिया गेट के सामने खड़े होते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात सच है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आज ये सब पढ़कर सुनकर। पहले भी मालूम था कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, शास्त्री भवन, कृषि भवन, विज्ञान भवन, जवाहर भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, रक्षा भवन, वाइस प्रेसिडेंट का घर, इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, तो ये सारे भवन एक पत्रकार के तौर पर अलग अलग तरह के बीट्स कवर करते हुए मैं खुद, मेरी एक याददाश्त का एक हिस्सा, ये सारे भवन डिमोलिश किए जाएंगे और ये भी नहीं पता है कि पार्लियामेंट बच पाएगी या पार्लियामेंट को भी ढाया जाएगा या उसको शिफ्ट किया जाएगा। अभी इस पे ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मैं आपसे कुछ सैद्धांतिक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र के तौर पर भी और एक विचारात्मक एक तरह से एक क्लैरिटी लेने के लिए भी, कि क्या जब एक सरकार को हम चुन लेते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को हम चुन लेते हैं, तो क्या अगले 5 साल के लिए उसे हमारे बिहाफ पर सारे फैसले लेने का हक होता है, क्योंकि हमने उसे जिम्मेदार बनाया कि आप हमारा देश चलाने के लिए हम आप पर विश्वास रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2024 तक नरेंद्र मोदी और उनका जो मंत्रिमंडल है, उनके जो सांसद हैं, उनके तमाम फैसलों पर हमें जो है वो हमें हम ही भरनी होगी कि हाँ हम इससे सहमति रखते हैं। या आपको लगता है कि लोकतंत्र में ये एक प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए कि हर छोटे और बड़े फैसले पर उन 5 सालों के दौरान भी जनता को शामिल करना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी कहाँ से आती है? हमारी आइडेंटिटी आती है इतिहास से। और हम वापस तो नहीं जा रहे अशोका के टाइम पर, हम कह रहे हैं हमारे इतिहास, हमारी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। अब आप उस फ्रीडम स्ट्रगल को आपने हिस्सा नहीं लिया, ये जो पार्टी है, और आप चाहते हैं इसको हम रिप्लेस करें, एक नया इतिहास बने। अब एक नई आइडेंटिटी, नया इतिहास तो बनता नहीं है। वो जो इतिहास होगा इट विल बी वेरी शैलो, चाहे वो हिस्टोरिकल हो चाहे ज्योग्राफी हो। कई सारे अब सोशल साइंटिस्ट कह रहे हैं हमने आज तक टाइम को इम्पोर्टेंस दिए। अब it is very very significant that we should pay attention to space, कि स्पेस कैसे बनता है, क्योंकि स्पेस पावर का एक प्रतिमा है, एक रूप है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें हैं, ये नहीं है सिर्फ इलेक्शंस। अब इस पार्टी ने जब 7 साल पहले आए, इन्होंने एक ही रटना लगाई, डेमोक्रेसी इज इलेक्शंस। अब इलेक्शंस में भी आप लोगों को 50% नहीं मिले हैं, पार्टी को सिर्फ 37.7% वोट मिले हैं। दैट मीन 63% ऑफ द इलेक्ट्रेट वोटेड अगेंस्ट देम, है ना, उनके खिलाफ वोट डाले हैं। पर ये कहते हैं द पीपल वांट इट। नो, हु आर द पीपल? हम लोग तो कहते हैं पीपल तो एक पॉलिटिकल फिक्शन है जिनसे महाराजे अपनी सत्ता को लेजिटिमेसी देते हैं। पहले एक जमाने में डिवाइन राइट ऑफ किंग्स होता था, अब द पीपल, हु आर द पीपल? आइवर जेनिंग्स बहुत बड़े जूरिस्ट है, उन्होंने कहा था इट्स रिडिकुलस टू से लेट द पीपल डिसाइड, क्योंकि बिफोर पीपल डिसाइड किसी को तो मानना पड़ेगा लोग किसकी बात कर रहे हैं। हम और आप तो कर नहीं रहे हैं, हम तो बहुत परेशान है सारे विचार से। अब ठीक कह रहे हैं, हमारी जनरेशन की यादें जुड़ी हुई है। मैं यूनिवर्सिटी ड्राइव करती थी और मुझे याद है, हम वहां से लाल बहादुर शास्त्री का जो है म्यूजियम पार करो, जनपथ पार करो, गो थ्रू जनपथ, हमारी एक आइडेंटिटी है। राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हमारी आइडेंटिटी है। यहाँ पर इंडिया की डेमोक्रेसी शुरू हुई और हम लोगों ने जो अंग्रेजों से लिया, अपना लिया, वो दैट इज आवर्स, हमने लड़के लिया है।
अब इस हिस्ट्री को आप भुलाना चाहते हो, और माफ कीजिएगा, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब ये हाल हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आने, हमें पता है क्या डिसीजन है, वी आर नॉट इवन एक्साइटेड, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे ये हो, चाहे कश्मीर हो, हमें मालूम है आजकल कोई नहीं चैलेंज कर रहा प्राइम मिनिस्टर को। अब इन्होंने, डेमोक्रेसी जो होती है सबसे पहले है कि पावर को कंटेन करना है। अब किस चीज से कंटेन करेंगे? इंस्टीट्यूशन से कंटेन करेंगे। सो प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, राइट्स, सिविल सोसाइटी, ये हमारे मीडिया। अब मुझे बताइए कौन सा मीडिया क्रिटिकल हो रहा है सिवाय आपका वायर और एक दो चैनल्स हैं जो क्रिटिकल हो रहे हैं। अब आप सबको आते ही उन सबको आप डरा दो या अपनी साइड में ले आओ तो कौन है बोलने वाला? दैट इज अ प्रॉब्लम, कोई रहा नहीं। तो नीरा जी मतलब पूर्ण सत्ता के साथ जो है वो पूर्ण अहंकार जो आ रहा है, जिसको एब्सोल्यूट पावर कहते हैं, वो एब्सोल्यूट पावर के साथ जो है एब्सोल्यूट एरोगेंस सरकार का बिल्कुल नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या जिस तरह से जो इतिहास बदलने की पूरी कोशिश है, नया इतिहास लिखने की, जो हमारा सिलेबस बदला जा रहा है, कोर्स बदला जा रहा है, सोचने का तरीका, जिस इंफॉर्मेशन के जरिए भी पूरा सब कुछ हमारी विचारधारा बदलने की कोशिश है, क्या अब ये सब इसी का एक बाहरी रूप हम देख रहे हैं कि अब बिल्डिंगें भी बदली जाएंगी? क्या ये उसी कोशिश में एक कड़ी है या इसको अलग तरीके से देखती हैं? बिल्कुल, ये एक प्लान है। वो आप सुन रहे हैं कि हमने कब से शुरू किया था कि दिल्ली, हम नेशनल कैपिटल को बढ़ेंगे। मैंने तो कल ही सुना था कि वो कहते तो 2002 से हम कर रहे हैं कि हमने बदलना है। मतलब उनका तो ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है ना, हमारे समाज में बहुत खामियां हैं, हमने उनको ठीक करना है समाज को। भाई आपको किसने दिया अधिकार हमारे समाज को ठीक करने का? हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। आप आइए 5 साल अपना enjoy perks of ministership and go away. You see, but unfortunately इन्होंने एक एक आवाज को बुझा दिया है हमारे लिए। कोई अब कौन बोलेगा? मुझ तो आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर श्रीवास्तव कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कैन से कि पावर बिलोंग्स टू द पीपल। आप लोगों से पूछिए। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट, साउथ अफ्रीका सुप्रीम कोर्ट के बड़े मशहूर जज थे जस्टिस अल्बी सैक्स। उन्होंने कहा था जब भी हमारी आलोचना, हम कहते हैं हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट कुड हैव सेड कि आपने किसी से कंसल्टेशन नहीं करा है और आप अहमदाबाद की बात कर कार्यक्रम मुझे खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, लेकिन चर्चा हम इस पर लगातार जारी रखेंगे। आप दोनों मेहमानों को फिर से हम बुलाएंगे और इस बात की, जैसे आपने कहा कि एक लोकतंत्र में जो स्क्रूटनी है वो बहुत जरूरी है। ये स्क्रूटनी का काम तमाम तरह के दबावों के बावजूद भी, मेरे जैसे पत्रकार, आपके जैसे एकेडमिक, आपके जैसे आर्किटेक्ट, जब तक हम लोग बचे हुए हैं, मुझे लगता है कि पूर्ण सत्ता के बावजूद, पूर्ण अधिकार के बावजूद, पूर्ण अहंकार के बावजूद, पूर्ण विध्वंस जो हम देख रहे हैं उसके बावजूद भी कुछ तो ऐसा है कम से कम इस देश में जो बचाए जाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।